तो मैं ज़ोमैटो के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे ज़ोमैटो पर पेनल्टीज़ कटनी चाहिए। इवन इसका जो सीईओ है उसे रिस्पॉन्सिबल भी हेल्ड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो मुझे कॉलेज में मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया था जिसमें मैं ज़ोमैटो का सेल्स एनालिसिस कर रहा था। अब हालांकि ज़्यादातर लोग एनालिसिस में क्या करते हैं कि सीएसवी रीड करते हैं, बट आई हैव टेकन द सीएसवी, आई हैव कंप्लीटेड द डैशबोर्ड और उसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स थे वो वहाँ पर थे। बट मुझे इस चीज़ में थोड़ा सस्पिशन फील हो रहा था, इसीलिए मैं देहरादून जाता हूँ और मैं वहाँ पर एक ज़ोमैटो का जो बंदा है उसकी आईडी ऑक्यूपाई करता हूँ। उसके बाद मैं खुद ज़ोमैटो बॉय का काम करता हूँ लगभग 3-4 दिन तक, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस इंडस्ट्री की जो ब्रिक्स हैं, सबसे बेसिक चीज़ जिसके ऊपर ये इंडस्ट्री बनी है, उसे किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कौन मैंने देखा वो था रेन शेल्टर। देहरादून जैसी जगह में बहुत ज़्यादा रेन आती है, तो वहाँ पर ज़ोमैटो ने रेन शेल्टर्स के नाम पे जो है रेस्टोरेंट्स जो थे वो उसमें दिखा रखे हैं ऑप्शन में, बट रियलिटी में ज़ोमैटो ने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। मतलब कोई भी रेन शेल्टर्स नहीं है, कोई वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसे झूठ दिखाया गया है। पहली पेनल्टी। दूसरी पेनल्टी, रात को बंदे क्या करते हैं कि ज़ोमैटो बॉयज़ को 2-2 बजे बुलाते हैं और उनसे ऑर्डर मंगवाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, सिगरेट्स लाने के लिए कहते हैं रात को। और इन लोगों को सिगरेट जब तक नहीं मिलती तब तक ये उन लोगों के पैसे नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ थी कंप्लेंट्स। देखिए कंप्लेंट्स का क्या मतलब होता है कि कहीं से खाना ठंडा हो गया या तो फिर रेस्टोरेंट वाले लेट कर रहे हैं, और उसके लिए क्या था, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है डिलीवरी बॉय को, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। इसके बाद फोर्थ हमारा कौन आता है, रेस्टोरेंट जो होते हैं वो उसमें लिख देते हैं कि ऑर्डर तैयार हो गया है, ले जाइए, लेकिन उसके आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तक ऑर्डर तैयार नहीं होता है। जब लेट डिलीवरी के लिए जो डिलीवरी बॉय है वो अप्लाई करता है कि रेस्टोरेंट की तरफ से लेट हो रही है, तो उसी डिलीवरी बॉय की आईडी पे पेनल्टीज काट दी जाती हैं, जो कि उन्हें परेशान करता है। अगली बात ये थी कि मान लीजिए किसी का अपार्टमेंट, थोड़ा बड़ी हो सकती है वीडियो, मान लीजिए किसी का जो अपार्टमेंट है वो 6th फ्लोर पे है, ठीक है, और वहाँ पर लिफ्ट ख़राब है। तो वो बेसिकली क्या करना चाहिए अगर वो कोई चीज़ ऑर्डर करता है। देखिए जोमेटो बॉय के जो एग्रीमेंट है उसके अंदर ये नहीं है कि आप वहाँ पर चढ़ कर जाएंगे ऊपर या आप बाहर आके अपना नाम लिखाएंगे, किसी सोसाइटी में अंदर जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी वाले बाहर ही रोक देते हैं और वहाँ पर उन लोगों का टाइम खर्च होता है और उन लोगों के लिए टाइम ही मनी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर अपार्टमेंट में बैठे हैं मज़े से और उसे अपार्टमेंट में ऊपर बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो एरिया, जिस एरिया में, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं वो अपार्टमेंट एक तरीके से पूरी एक बिल्डिंग माना जाता है, और उस बिल्डिंग के बाहर आके सोसाइटी के गेट पे या अपना जो अपार्टमेंट है उसके बाहर आके नीचे उतर के तब आप अपना पार्स जो आपकी डिलीवरी होती है उसे लें, तब माना जाता है कि आपने डिलीवरी ली है, राइट। कोई डिलीवरी बॉय आपके ऊपर तक चढ़ने का चार्ज नहीं लेता है। 20-30 रुपए में कोई आपकी 6 सीढ़ियाँ चढ़ के, जहाँ पर लिफ्ट खराब हो, ऊपर तक नहीं आता। एंड देयर वाज अ लेडी हुज नेम इज दास वास, कुछ ऐसा नाम था, और वो क्या करती है कि नीचे से ऑर्डर, उसको जब ऊपर जा रही थी तो वो अपनी जो बकेट थी कुछ लेने की सामान की वो नीचे छोड़ आती है। तो वो जोमेटो से चिकन ऑर्डर करती है और जोमेटो बॉय को बोलती है कि नीचे से उसे उठा के ले आओ, क्योंकि वहाँ लिफ्ट ख़राब थी। इसके ऊपर वो उसे 10 रुपीज़ की टिप भी देती है, जो कि मैं उसके मुंह पे ही फेंक के आता हूँ, क्योंकि इतना बर्दाश्त मेरे नहीं होता है, ठीक है। उसके गार्ड की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, सही बताऊँ तो, ठीक है। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जगह है जहाँ पे पुलिस रिस्ट्रिक्शन है, तो ये क्या करते हैं, जो जोमेटो बॉयज़ होते हैं उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी जाने के लिए फोर्स करते हैं। आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकते, कहीं पे कर्फ्यू लगाए, कहीं पे ब्लॉक लगाए, आप डिलीवरी बॉय को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो उस रास्ते पे जाए, उसकी सेफ्टी कंसर्न हो जाता है। और अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, उसे ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं करता। मतलब देख सकते हैं आप एक बेसिक लेवल, मतलब कि जिस ईंट से ये पूरी कंपनी खड़ी हुई है उस ईंट के साथ कितना बदतर व्यवहार किया जा रहा है, कितनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ज़रा उस चीज़ को देखिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी सैलरी में से 1800 रुपये काटते हैं। 1800 रुपये किस चीज़ के 1800 रुपये काटते हैं, वो एक गरीब बंदा है, उसके बैग के पैसे आप उसी से काट रहे हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आप तो उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो। मतलब वो पहले जितना भी काम करेगा वो 1800 रुपये उसमें कटेंगे, तो उसने कमाया क्या। आगे बात आती है कि सेफ्टी कंसर्न। रात को कुछ ऐसी जगहें होती हैं
पहाड़ी इलाकों में, देहरादून जैसी जगहों में जहाँ पर सेफ्टी कंसर्न मैटर करता है। मेरी फर्म एक साल में 40 लाख रुपए कमाती है, वो इस वजह से क्योंकि मैं उस चीज़ को एनालाइज कर सकता हूँ, मुझे पता है कि बीओक्यू को कैसे हैंडल करना है। कमाती नहीं है इतना, काम करती है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का जो है वो काम का जो होता है वैल्यू जाती है, ठीक है। उसमें से कमाई अलग होती है और जो चार्ज चलता है वो अलग चलता है, ठीक है। तो वो एक अलग काम है, ठीक है। मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, इसलिए मैं अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम भी कर सकता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग का काम भी कर सकता हूँ। और ये जो था डीप एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे लगभग 4 से 5 दिन लगे थे। इसके बाद बात आती है कि कुछ सेफ्टी जगह जैसी थी कि वहाँ पर जब मैंने रात को थोड़ा उस चीज़ को काम करके देखा, सो आई विल फाइंड माई सेल्फ इन मिडल ऑफ अ फकिंग ग्रेवयार्ड। सो आई वॉज स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ अ ग्रेवयार्ड बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मैप प्रोवाइडेड बाय द जोमेटो। सोच के देखो सेफ्टी कंसर्न कितने होते हैं, कोई भूत चिपट जाए, क्या कहाँ से लेके आऊँगा मैं बाबा, जब बाबा ही नकली हैं, बाबा यूट्यूब पे बैठ गए हैं, तो भूतों से कैसे सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद क्या होता है कि हाइजीन बहुत गंदा था। दिस इज माई लास्ट टॉपिक बाय द वे, बट हाइजीन, हाइजीन इज द प्रॉब्लम। देखिए रेस्टोरेंट पे अब जाते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर बन गया है और वहाँ पर ऑर्डर बना शुरू भी नहीं होता है, ऐसी सिचुएशंस होती है। तो हाइजीन की काफ़ी बात होती है। मैंने हाइजीन की जो वीडियो थी वो भेजी भी थी किसी बंदे को, वहाँ पे पुलिस का जो थाना था वहाँ पे मैंने वो चीज़ दिखाई थी। ये काफ़ी अच्छा रेप्यूटेटेड पिज़्ज़ा बनाने की जगह है, और जब आप अंदर जाते हैं आपको दिखेंगे चूहे, आपको दिखेंगे कॉकरोच, आपको दिखेगा खराब आटा। इतनी गंदी कंडीशन, वो जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा था उससे पसीना निकल रहा है यहाँ से, वो पसीना से झटक के ऐसे पिज़्ज़ा में फेंक रहा है, ऐसे ऐसे उन्हीं हाथों से बिना ग्लव्स के पिज़्ज़ा बना रहा है। मैं उस चीज़ की वजह से ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर नहीं करता, क्योंकि ज़ोमैटो ये बात कंफर्म नहीं करता है कि आप किस तरीके से इस काम को कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने ज़ोमैटो से की वो थी कि एक खुद ही एक किचन जो था उसके ऊपर पेपर्स बनवाने की तैयारी की। मैंने एक ठेले वाले को पकड़ा और मैंने उसका एक लाइसेंस बनवाया। उसका लाइसेंस बनवाने के बाद मैंने उस लाइसेंस पे फसई निकलवाया, जो फसई का फ्री लाइसेंस बना होकर का, जिसमें फसई ने कोई भी जांच नहीं की, किसी भी तरीके की जांच नहीं की। आपने 50 रुपये भेजे, आपका लाइसेंस बन गया। ये क्या धंधा है, मतलब फिर लोग फसई के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। तो कोई विश्वास की चीज़ रही ही नहीं बिल्कुल भी। आपने जांच नहीं की, आपने पता नहीं किया। अब मैं आराम से अपने फ्लैट पे बैठ के मैंने अपने खुद के फ्लैट को एज आ, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, एज अ किचन, क्लाउड किचन रजिस्टर करवा दिया। नो चेकिंग। अब मैं वहाँ पे चाहे जहर मिला के बेच दूँ किसी को, क्या पता चलेगा, खराब आटा बेच दूँ, सड़ी सब्जियाँ बेच दूँ। आपने जांच नहीं की कि वो जेन्यून है या नहीं है, तो ये फसाई की गलती। उसके बाद जब बनता है तो उसके ऊपर जो होता है कई सारे डिस्काउंट डाले जाते हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा कमीशन जो होटल वालों का है वो जोमेटो ही खा जाता है। अब मान लीजिए उनके पास कमीशन ही आपने इतना सारा ले लिया, तो वो लोग क्वालिटी तो कुछ देंगे नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि नकली पनीर या नकली चीज़ें, नकली सड़ी हुई वेजिटेबल्स यहाँ एंट्री करती हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो मजबूर हो जाते हैं। यही चीज़ मैंने वहाँ के मेस के लिए भी देखी। अब मैंने वहाँ पर सबसे पहले देखा कि मेस का बिजनेस कैसे काम करता है, क्योंकि एनालिसिस वाले को चुल होती है। तो मेरा जोमेटो का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ था, तो मैंने मेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। तो मुझे पता चलता है कि मेसेज के जो चार्जेस है वो 80 से शुरू होते हैं। तो मैंने वहाँ पे 3 बंदे बिठाए और एक मेस शुरू किया। उस मेस में मैंने देखा, मैंने 50 रुपये में लोगों के घर तक थाली पहुँचाई, जिसके अंदर हर चीज़ जेन्युइन थी। यानी कि जो घी था वो मेरे ही गाँव का था, और जितना भी सब कुछ था वो मैंने प्योर बनाया। मुझे कंप्लेंट्स आई, सब कुछ प्योर बनाने के बाद मैं उन कंप्लेंट्स को नोट करता रहा, किससे आई कैसे आई। कोई कहता है कि रोटी बहुत कड़क बनी है। अरे भाई, असली आटे की रोटी जिसके अंदर चने मिले हों वो कड़क नहीं होगी तो क्या ही होगी। कोई कह रहा है कि मिर्ची ज़्यादा है, कोई कह रहा है मिर्ची कम है, घर तक जाके उनके डिलीवरी पहुंच रही है 50 रुपये। मतलब हमारे देश में ऐसे लोग हैं, इन लोगों को अगर आप कटोरा दोगे सोने का तो ये उसमें भी भीख ही मांगेंगे, राइट। उसमें भी 420 ही, उसमें भी कई कस्टमर्स ऐसे थे। आई वॉज बेसिकली अर्निंग, मैंने 30 कस्टमर एक मंथ के अंदर उस एक छोटे से बिजनेस से जो सिर्फ 10-15 हज़ार से शुरू हुआ था जोड़ दिए थे, जिसका जो रेवेन्यू था वो पूरा 30,000 से ऊपर था एक मंथ का स्टार्टिंग में। क्योंकि एनालिस कर रखा था, पता था कि कौन कहाँ से कैसे जाने वाला है। क्वालिटी प्रोडक्ट देने के बाद, सही खाना देने के बाद 30,000 रुपीज़ का सेल हुआ था, जिसमें से 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। अब आप सोचिए कि प्रॉफिट कहाँ नहीं है, किस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे जाके चेक करेंगे, सीएसवी अगर आप डाटा एनालिस्ट को देते भी हो, बिजनेस एनालिस्ट को देते भी हो, तो भी आपको सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी चेक करनी होगी, क्या है, किस तरह के कस्टमर्स आपको मिलेंगे।
स्कैमर्स मिल सकते हैं, आपको किस तरीके का प्राइस सेट करना है। जो मैंने उसमें सबसे बेटर चीज़ सीखी वो ये थी कि सबसे पहली बात, प्राइसेस हमेशा ऐसे रखो जो आसपास की जगह से मिलते हो। बाकी लोग 80 में दे रहे हैं तो आपको भी 80 में देना चाहिए। आप अंबानी नहीं हो जिसके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात, अपना जो सामान है उसे प्योर रखने की कोशिश करो, ठीक है, भले ही मिलावट कर रहे हो। दूसरे दूसरे क्या करते थे, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो होता है उसे एज अ घी बेचते थे। क्या है, तेल है, तेल को घी बना के बेच रहे हैं। सब्जी के अंदर दाल कम पानी ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा दिखाई देती है। एक ही तरह की सब्जी, कुछ तो मैस ऐसे थे जो आलू ही बना रहे थे पिछले 1 महीने से, रोज़ आलू की सब्जी, आलू सोयाबीन, वही 2 सब्जियां पूरे 1 महीने तक चला रहे थे। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला भी थोड़ा बोर हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक मेन्यू बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने टिफ़िन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग जो होते हैं वो टिफ़िन्स यूज़ नहीं करते। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत गलत वे में चली जाएगी। आपको टिफ़िन्स यूज़ नहीं करने हैं। आपको क्या यूज़ करना है, आपको स्पेसिफिकली पन्नी लेनी है जो फूड ग्रेड होती है, पैक करना है, पहुंचाना है। बाकी आपको एक जगह बनानी पड़ेगी जहां पर आके लोग बैठ के खा सकें। आपको एविडेंट में थोड़ा सा खाना पहले ही तैयार करना होगा। जो बच जाता है वहाँ पुल के नीचे गरीब होते हैं, मैं तो यही करता था, ज़्यादा बनाते थे, जो बच जाता था पुल के नीचे गरीबों को दे देते थे। तो तुम समझ सकते हो, जोमेटो डिलीवरी बॉय से, मैस वाले से अपनी खुद की फर्म कैसे तैयार होती है। और अभी भी मेरा सिस्टम यहाँ नहीं रुका है। मैं अभी फ़िलहाल जो है कनाडा से थोड़ी बातचीत कर रहा हूँ। इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल भी नहीं हो पाएगा, या 2-3 साल में वहाँ का जो है वीज़ा लग जाएगा और उसके बाद मैं वहाँ पर जाकर भी कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग में हूँ। उसके लिए मैं फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रहा हूँ जो कि तुम मेरी हालत देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहता, बिजी रहता हूँ ना, मेरे पास रेस्ट करने का टाइम कम होता है, ठीक है। और हाँ, दूध का रंग लाल है इसलिए मैं चाय पीता हूँ ब्राउन करके उसे। भैंस का दूध है यार ये, गाय का तो दूध भी नहीं पीता मैं, एलर्जी सी हो जाती है मुझे, अजीब सी, ठीक है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में गरीबों के साथ कितना और बुरा हो रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या है, बाहर के देश में अगर कोई किसी की बुंड मारता है, ये आई एम सिंगल, बाहर के देशों में अगर कोई किसी की बुंड मारता है तो वो क्या करते हैं, अगली बार से उस कंपनी में काम नहीं करते। लेकिन हमारे देश में अगर कोई किसी की बुंड मारता है, बॉस छोटे की बुंड मारता है, छोटा छोटे की बुंड मारता है, और वो छोटा उससे भी छोटे की बुंड मारता है, एक हाइजरी चलती है टेबल की तरह। जो सबसे ऊपर है वो नीचे वाले की बुंड मारता है, नीचे वाले नीचे वालों की, नीचे वाले नीचे वालों की, और सबसे नीचे वाले नीचे वालों की। तो ये हाइजरी चल जाती है। वो लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि यार यहाँ पे बुंड मरी है तो अगली बार से यहाँ पे ना जाऊँ। वो लोग उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, बुंड मारवाने को। मेरे जो जिस कंपनी में मैंने काम किया था वहाँ पर मेरी बॉस से सिर्फ एक नोक-झोंक हुई थी, और उस बॉस ने भाई मेरे से 10 बार रिक्वेस्ट की थी। आज भी मेरे फ़ोन में नंबर आते रहते हैं। मैं तो मेरे फ़ोन में जान दो, तो मैं उठाता नहीं कॉल, ठीक है। तो वो एक सीन होता है कि बर्दाश्त की एक सीमा होती है, इट्स लिबर्टी, इट्स नॉट समथिंग यू आर गोइंग टू जस्ट टॉलरेट फॉर ऑल द लाइफ। तुम टॉलरेट नहीं करोगे इस चीज़ को। जितना टॉलरेट करोगे उतना ज़्यादा, आज एक ने बुंड मारी है, कल 2 मारेंगे, परसों 3 मारेंगे। तो हमारे इंडिया के लोग क्या करते हैं, नारियल तेल का यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया के लोग ना बुंड में नारियल का तेल लगा के आना शुरू कर देते हैं और इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को। दिस इज़ रॉन्ग। और यहाँ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप ये करते हो ना, लोग तेल लगा के बुंड मरा रहे हैं, आपको नहीं मरानी, तो वो लोग कहते हैं अरे यार ये भी तो मरा रहे हैं, इन्हें क्या दिक्कत है। अरे भाई, उन लोगों को बुंड मराने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें भी मिलता हो। जागती सी बात है, तुम्हारा जो दोस्त है वो बुंड मराता है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम भी बुंड मराओ। तो एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइसेस होते हैं। हमारे कॉलेज में क्या करते थे कि पहले एग्रीमेंट हुआ था कि पर सेमेस्टर फीस जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं कि एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, कहते हैं कि भाई अब तो पूरे साल की दो, थर्ड ईयर में, ठीक है। उन्हें पता चलता है छोड़ेंगे तो है नहीं है। तो मैं जाके जो था उससे बात करता हूँ डायरेक्टर से, मैं पूछता हूँ कि यार ये जो है ये फ़ीस का क्या चक्कर है। आपने कहा था, तो उसने कहा आपने कहा था, मैंने उनसे कहा कि आपने कहा था कि आप पर सेमेस्टर फ़ीस देंगे। तो उसने कहा किसने कहा था। मैंने कहा बार रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी है। उसने कहा वहाँ कोई लेडी नहीं बैठी है। उन्होंने रिसेप्शन की लेडी ही चेंज कर दी। उससे मैं समझ गया कि अगर इन लोगों की बुंड मारनी है ना तो सुखी मारो, ड्राई बुंड, ड्राई बुंड टेकिंग। तब से मैंने प्रूफ रखने शुरू कर दिए, डायरेक्टर के भी, टीचर के भी, सबके भी। एक क्लिक में सबकी बुंड फट जाती। लेकिन मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो,
बाल बच्चे वाले लोग हैं, भले ही कमीने हैं पर बाल बच्चे वाले लोग हैं। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने एजुकेशन ली उस यूनिवर्सिटी ने बैकलॉग स्कैम किए और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। मैंने योगी आदित्यनाथ को 1000 बार टैग किया ये बताने के लिए कि बच्चों की स्ट्राइक चल रही है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर गया ही नहीं क्योंकि उसका मुद्दा ही अलग है, उसे एजुकेशन से कोई लेन देन है ही नहीं। बच्चों की बैकलॉग्स लगी, कुछ बच्चों ने गलत कदम उठा लिए, कुछ बच्चे वहाँ पर स्ट्राइक करने चले गए और जो बच्चे वहाँ पर स्ट्राइक करने गए उनके हाथ में हथियार नहीं थे, उनके हाथ में झंडे नहीं थे, ठीक है, वो रैली नहीं कर रहे, निकाल रहे थे, गाने नहीं गा रहे थे, वो बंदे अपना हक लेने के लिए गए थे, उनके लिए वहाँ पे पुलिस भेजती, छोटे छोटे बच्चों के लिए पुलिस, और टेररिस्ट जो होते हैं उनके लिए वो क्या बोलते हैं, चाटुकार। ये क्या बात आ जाती है, उन बच्चों को पुलिस वैन में भर के लेके गए जैसे वो कोई आतंकवादी हो। कितनी गलत बात है। और उस चीज़ पे कोई शर्म नहीं है। वहाँ पे वो बंदा जो होता है उनसे लिस्ट मांगता है कि क्या चाहते हो, वो कहते हैं कि जो पेपर हमने दिए हैं, जो मेहनत हमने की है, एग्जैक्टली उसके मार्क्स दे के कम से कम हमें हमारी लाइफ तो जीने दो, पास तो करो यार। तुम्हें पैसे चाहिए तो वैसे ही मांग लो, तुम कह दो भाई कि मुझे 8,000 रुपये चाहिए सिर्फ तुम्हारी कॉपी सही चेक करने के लिए, हम 8,000 रुपये तुम्हें दे देंगे भाई। कुछ ही बच्चे हैं, गरीब हैं, जो बेचारे गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ हैं जिनके पास काफ़ी वेल ऑक्यूपाइड जो है वेल्थ है, तो वो लोग तो पे कर सकते हैं ना, तो उन लोगों को तो बकस दो। तो हकीकत की बात यह है कि बूंद जो मरेगी वो सिर्फ गरीब की मरेगी, गरीब के बच्चों की मरेगी, गरीब के बच्चों की मरेगी, और उन गरीब के बच्चों की भी मरेगी, क्योंकि उन लोगों ने ना उस चीज़ से समझौता कर लिया है। गरीब समझ गया है मैं तेल लगाऊंगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, गरीब का बच्चा समझ गया है वो तेल लगाएगा तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसका गरीब का बच्चा भी समझ गया है कि तेल लगाना ही इलाज है। लेकिन हमारे जैसे लोग ये समझते हैं कि कोकोनट तेल जो है वो इस चीज़ का इलाज ना कभी है, ना कभी होगा, और ना कभी होना चाहिए। इसीलिए तो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सबको सामान्य हक दो, और हमारे देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी। झेलते रहो, बर्दाश्त करते रहो, जब तक तुम अतुल सुभाष नहीं बन जाते। अतुल सुभाष बीवी से परेशान, बीवी के साथ तेल लगाता था, तुम गवर्नमेंट के साथ तेल लगाओ। इसमें गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराता, गवर्नमेंट का क्या है, तुम लोगों को बुंड मराने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। तुम जोमेटो में काम करोगे। मैंने इस चीज़ की रिपोर्ट बनाई और वहाँ पर पुलिस के सामने, वहाँ के एसएचओ के सामने मैं इस चीज़ को जाके रखने वाला था कि ये कैसे होता है, ये जोमेटो का क्या चल रहा है। लेकिन सारे प्रूफ होने के बाद भी 4,000 में से 4,000 बंदे जो हैं जोमेटो के काम कर रहे हैं, एक बंदा भी विटनेस के लिए वहाँ पर नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने उन सबको एक एक तेल की बोतल दे दी। मैं समझ गया था इन लोगों को मज़ा आने लग गया है। देखो, अगर पहली बूंद जो होती है वो मरती ही है, ठीक है, वो मरेगी तुम्हारी, लेकिन उसके बाद की जितनी भी बूंद मरेगी ना भैया, वो तुम्हारी खुद की गलती है। तुम इतना भी रिस्क नहीं ले सकते कि एक कंपनी छोड़ के दूसरे में चले जाओ। तुम कैसे आगे बढ़ोगे जब तुम एक कंपनी को ही अपना माँ बाप बना के बैठे हो, मालिक और गुलाम वाले कंसेप्ट लगा के बैठे हो। एक जगह पे लंदन की तारीफ हो रही थी, तो वहाँ पे एक इंडियन ने लिख दिया कि वही क्वीन है जिसने हमारे देश में, भारत को स्टारवेशन में डाल दिया। आज हमारे बच्चे मोटे मोटे पैदा हो रहे हैं, पेट बाहर निकला रहता है, अधनंगी बॉडी, उबड़ खाबड़ बॉडी हो गई है, कोई छोटा कोई मोटा। तो उसमें एक लड़की कमेंट करती है हिंदुस्तान की, जो सुअर जैसी दिखती है, लवली। तो वो कहती है कि पुराने बातें जो है उन्हें भूल क्यों नहीं जाते, वाई पीपल लीव थिंग्स इन पास्ट। भाई यार, तुम्हारे जैसे लोग ही तो गुलाम बनते हैं। तुम्हारे जो परदादा थे उन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, और तुम जाके रानी के तलवे चाट लो। जाओ ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के तलवे चाटो, जाके चाटते क्यों नहीं, चाटते रहो। इन कुत्तों को, ये जो अंग्रेजी कुत्ते हैं ना, अगर तुम एक बार भूल गए ना कि इन अंग्रेजी कुत्तों ने तुम्हारे पुरखों के साथ क्या किया था, भैया तुम ना तो आदमी कहलाने के लायक हो, ना औरत, तुम सुअर कहलाने के लायक हो। कभी भी हिस्ट्री को मत भूलो, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। आज भी अंग्रेज इस फिराक में बैठे हैं कि कभी ये तलवे चाटने वाले आए। ब्रिटिश में जाके देखा है तुमने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ कैसे हरकतें करते हैं। कुत्ता समझता है उन लोगों को, अपने अपने लेवल का भी नहीं समझते, इज्जत भी नहीं देते। ऐसी सिचुएशन कर रखी है। फॉर गॉड द पास्ट, 70 लोगों से बंड मरवा के आओ और फिर आके कह दो फॉर गॉड द पास्ट।
पास्ट डजेंट मैटर। भाई तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पास्ट के ऊपर बनी होती है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पास्ट के ऊपर बनी है। तुम कह रहे हो कि दूसरा बंदा तुमने बुंड मराई तो वो भी मरा है, ऐसा नहीं होगा।